लेक्चर 8 का रिवीजन कर रहे थे, उसमें हमारा ये एक क्वेश्चन ये बचा था। फिर हमने उसी लेक्चर में दूसरे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सिखाए थे, वो ये क्वेश्चन था। इसमें मैं क्वेश्चन आपको ये अलग से पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। थोड़ा टफ भी क्वेश्चन है पर अच्छा बहुत है। इसमें ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट हिंजेड यहाँ से 37 डिग्री एंगल बना रही है। यहाँ पर ये स्प्रिंग से बंधी हुई है, तो हमें हिंज फोर्स निकालनी है बेसिकली। तो पहले देखिए, यहाँ पर इस रॉड मास ml लेंथ है, इसका रॉड का mg यहाँ पर लगेगा। और अगर ये सपोज ओ पॉइंट है तो इसके तो पहले t=0 पे कट कर देंगे, तब इस पर अल्फ़ा आ जाएगा। वो तो आपको पता है, ये रॉड रोटेट करना। तो पहले सबसे पहले हम अल्फ़ा निकालेंगे, अल्फ़ा एट t=0 प्लस टाइम पे। तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, देखिए अल्फ़ा मैंने इस ओ पॉइंट के अबाउट घूम रही है रॉड, तो टी ओ टॉर्क अबाउट ओ पॉइंट लिख लेंगे और उसी के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फ़ा। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगी, अगर मान लीजिए इस पर हिंज फोर्स लग भी रही है Ny और Nx, तो इस पॉइंट के अबाउट इन दोनों का टॉर्क तो 0 हो जाएगा। और mg का टॉर्क होगा, वो भी mg ऐसे लग रही है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो L/2 cos 37 डिग्री होगा इस पॉइंट से। mg इंटू L/2 cos 37 डिग्री। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट कितना होगा इस रॉड का। तो अब इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो लिख देंगे इसे ml²/3 cos² 37, जो कि मैंने सॉल्व करते टाइम मैंने भी गलती की थी। लेकिन मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते टाइम वाले उन लेक्चर्स में रिवाइज करते हुए बताया था कि जैसे ये रॉड है, ये घूम तो इसी एक्सेस से ही रही है। मान लीजिए ये इसके पॉइंट हिंज है, ये अभी यहाँ है, फिर घूम के यहाँ आ जाएगी, तो उससे मतलब नहीं है। ये है तो इसी, ये 37 वाला कंपोनेंट कब आता था, जब से रॉड ऐसे ही इसमें ठुकी, जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पर ठुकी है कील से, और वो ऐसे यहाँ पर मतलब इससे पहले से 37 डिग्री ठुकी है ऐसे करके, तो वो ऐसे सर ऐसे घूम रही है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको कैसे बताऊँ, अगर जैसे ये, तो फिर उस केस में तो वो ऐसे घूम ही रही होगी ऐसे करके हर टाइम पे, ये ऐसे 37 पे यहाँ पर भी ऐसे होगी, मतलब ये एक्सेस है तो वो ऐसे घूम ही रही होगी ऐसे। लेकिन यहाँ पर तो यहीं पर ठुकी है ना, तो इस एंड के अबाउट तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 ही होगा। तो यहाँ पर हम ml²/3 ही पुट करेंगे इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारा जो अल्फ़ा आएगा वो कितना आएगा, देखिए m से m कट गया, एक l से एक l कट गया। cos 37 की वैल्यू 4/5/2 नीचे जो है ये बराबर L/3 इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से अल्फ़ा आ गया हमारा 12/10 L आ गया अल्फ़ा, डेट इज इक्वल्स टू 2 6 12 2 5 10, डेट इज 6/5 आ गया हमारा अल्फ़ा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, हमने अल्फ़ा कैसे निकाला। अब हमें हिंज फोर्स निकालनी है। अब देखिए t=0 पे हम इसे कट करेंगे, तो इसका ओमेगा 0 है, तो t=0 इंस्टेंट पे इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो 0 होगा, लेकिन अल्फ़ा है तो अल्फ़ा की वजह से इसके पास AT होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, डेट इज़ R अल्फ़ा। तो अब हमें हिंज फोर्स निकालनी है, तो हम फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। तो मतलब Ny-mg नीचे की तरफ घूम रही है तो mg ज़्यादा होगा, तो mg माइनस Ny बराबर। अब बेसिकली इसमें जो गलतियों वाले पॉइंट्स होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अब बच्चे करेंगे क्या करेंगे, नेट फोर्स मास मान लेंगे और इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली AT बराबर R अल्फ़ा। R अल्फ़ा का मतलब डेट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, L/2 एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डेट इज AT ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास R अल्फ़ा। R L/2 है डिस्टेंस, अल्फ़ा हमने निकाला है 6/5 GL 6/5 L। तो ये आ गया हमारा L से L कट गया 6/10।
जी मिसिंग है, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, ये जी मैंने मिस कर दिया, यहाँ पर जी आएगा, तो ये एक्चुअली 6G/5L होगा, ये 6G/5L होगा। तो एक एल से एल कट गया तो 6G/10, तो यहाँ पर ये 80 जो आया वो हमारा 6G/10 आया। ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कैसे आया वो मैंने बता दिया। तो बच्चे यहाँ पर डायरेक्टली एम जी वाला फोर्स माइनस एन वाई और मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज एम जी माइनस एन वाई बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 6 2 3 जा 6 2 5 जा 10, दैट इज़ 3/5G। 3/5G जो आया वो लिख दिया, लेकिन ये गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि ये 80 अब आपका ऐसे नहीं लग रहा नीचे की तरफ, जो आपने मान लिया वो यहाँ से, अब वो गलत कैसे है वो मैं अच्छे से आपको अभी आगे वाले पेपर पे एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये मेथड पूरा गलत है, ये हिंज फोर्स निकालने का वो मेथड गलत इसलिए था, जैसे ये रोड थी हमारी 37 डिग्री पे, तो इसका जो 80 लगेगा वो यहाँ इससे परपेंडिकुलर लगेगा, यानी वो भी यहाँ से देखें तो वो भी यहाँ से 37 डिग्री बना रहा होगा, तो 80 इधर लगेगा ना कि नीचे की तरफ, जो मान के आपने सॉल्व कर दिया। तो आपको फिर इस केस में कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। अब देखिए, अगर वैसे आप मैंने एन वाई ऐसे माना था उससे एन वाई और एन एक्स, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पर बहुत डिफ़िकल्ट पड़ेगा क्योंकि फिर हम इसमें क्या होगा, देखिए 80 का जब हम कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, 80 का एक कंपोनेंट 80 इधर लग रहा होगा इससे परपेंडिकुलर, 80 के दो कंपोनेंट आएंगे, एक 80 का कंपोनेंट इधर आएगा और 80 का कंपोनेंट इधर भी आएगा, इधर कॉस और इधर साइन वाला। तो मतलब एक्स में भी एक्सेलरेशन आ गया, तो कुछ तो बैलेंस करने के लिए अब अगर हम एन एक्स ऐसे लगाएंगे, हिंज फोर्स एन एक्स, तो अब इसे करने के लिए हमें इसके भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। फिर एन वाई के अगर हम वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो एम जी के भी कंपोनेंट, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप हिंज फोर्स निकालने के लिए एक कंपोनेंट रॉड के परपेंडिकुलर मान लो हिंज फोर्स का, और एक रॉड के अलॉन्ग मान लो, उससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आप ऐसे कर देना, फिर यहाँ से ये 37 डिग्री बना रहा, तो 80 आपको पता है ये इससे 90 डिग्री लगेगा, मतलब यहाँ से 37 डिग्री, तो 80 का ये कंपोनेंट होगा, डेट इज़ 80 मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा था हमारा 3G/5 cos 37, ये हो जाएगा कंपोनेंट, और ये हो जाएगा हमारा 3 इधर वाला इस रॉड के इंक्लाइन 3G/sin 37। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये इसके मैं कंपोनेंट कैसे कर रही हूँ। और देखिए एम जी होगा वो नीचे लग रहा होगा, वो भी ऐसे ही लग रहा होगा, और एम जी का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा एम जी कॉस 37 डिग्री, और इधर वाला कंपोनेंट होगा एम जी साइन 37। समझ गए? तो अब आप फोर्सेस बैलेंस कर दीजिए। एक्स देखिए एन वाई, अब आप कैसे करेंगे, एम जी कॉस 37 माइनस एन वाई, ऊपर वाली फोर्सेस हमने अब ये रॉड का ये वाली एक्सिस एक्स मान ली, रॉड के अलॉन्ग वाली, और ये उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मान ली। तो अब देखिए वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन लिख सकती हूँ मैं, एम जी कॉस 37 माइनस एन वाई बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज़ 80 दैट इज़ आर अल्फ़ा, दैट इज़ L/2 इंटू अल्फ़ा मास एम जी। तो इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूँगी तो मुझे एन वाई पता लग जाएगा, और जो मेरा एन एक्स है, अब देखिए आप जो एन एक्स है जो मैंने इस साइड माना है वो उसके लिए वो किसके इक्वल आ रहा है,
ये इधर एक्सेलरेशन आ रहा है तो इसकी वजह से ये इधर आ रहा है mg sin 37 के इक्वल आ रहा है बेसिकली। तो वो nx जो हो जाएगा वो माइनस ऑफ mg sin 37 के इक्वल आ जाएगा। तो आपका nx और ny आ जाएगा और फिर उसका आप मैग्नीट्यूड ले लेंगे nx का होल स्क्वायर प्लस ny का होल स्क्वायर, आपको हिंज फोर्स मिल जाएगी मैग्नीट्यूड। और आपको इसमें एक बात और याद रखनी है, देखिए मैंने, अब मैं शॉर्ट में पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने mg इधर मानना था, फिर मैंने mg का इधर वाला कंपोनेंट ले लिया mg cos 37 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 37 बना रहा था, और इधर आ गया mg sin 37 जो कि मैंने nx के इक्वल बैलेंस कर दिया था। तो nx माइनस mg sin 30। और देखिए et का कंपोनेंट नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि et से सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो et पूरा मैंने इस डायरेक्शन में ही ले लिया, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसके कंपोनेंट नहीं किया। और मैंने ny इस डायरेक्शन में मान लिया और nx इस डायरेक्शन में मान लिया। तो इस डायग्राम से फाइनल कंक्लूज़न आपकी ये दोनों इक्वेशन बन जा रही हैं nx और ny को, और उनको सॉल्व करने के लिए उनका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। आई होप अब आपको डायग्राम क्लियर हो गया। ये तो मैं बता रही थी कि ऐसे भी कर सकते हैं et के कंपोनेंट, बट मैंने ये वाली इक्वेशन में et के कंपोनेंट करके नहीं लिखी है, मैंने mg के कंपोनेंट कर लिए, फिर मैंने ये इक्वेशंस लिख दी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।